उस जेल से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें हुई जरूर थी, लेकिन सब नाकाम रही। 55 years ago this month, 3 men pulled off the impossible, breaking out of Alcatraz. Ago this month, 3 inmates pulled off the impossible. They broke out of the escape-proof Alcatraz. एक सुनसान टापू पर बनी चारों तरफ से समुद्र से घिरी दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब 3 कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लगाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर उठे सवालों से खलबली मच गई। ये थे इतिहास बदलने वाले कैदी। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू अल्काट्राज, यही बना जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वह 4 कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंजेलिन भाई के साथ 2 कैदियों का दोस्ताना बढ़ा और वे थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास थी, इसीलिए ये चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते हुए बिताते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरे से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरतन अपराधी था और वह पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी अल्काट्राज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंजेलिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंजेलिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मददगार साबित होने वाली थी। एंजेलिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को अल्काट्राज जेल भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वह भी पहले जेल से भागा हुआ था, इसीलिए तीनों अच्छे दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में इसीलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आज़ाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। जब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था, अल्काट्राज में कैदियों से बहुत काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी किया करते थे। अल्काट्राज जेल जहां बनी थी वह टापू कुदरती तौर पर खनिजों का खान था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। इसी काम के लिए जेल के बाहर जाना वह मौका था जहां इन चारों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटानी थी, लेकिन गार्ड्स से बचकर। किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने की फुल ऑर्डर्स थे, इसलिए खतरा बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, एंजेलिन भाई और एलन जब योजना बना रहे थे तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती थी, इसीलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना बहुत ज़रूरी था। एंजेलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया। बाद में पकड़े ना जाने का इंतजाम करने के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए
जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के इन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े विद्युत यंत्र आर्केडियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही सब ने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में ले लिया था। इन रेनकोट्स और आर्केडियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में था। इनके साथ ही जेल से चम्मच और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने वाली थी। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक के दरवाजे से होकर गुजरता था, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की यह बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपने अपने कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटे चम्मच जैसे बर्तनों से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ आर्केडियन बजाया करता था या उसमें ठोक पीट का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें न आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जंगल था और वे इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मैं 1962 में एंजेलिन भाइयों और मॉरिस के बैरकों से छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंजेलिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट वो आर्केडियन की मदद से वे खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वह पहरेदारों पर नजर रखने के साथ साथ छेदों को कायदे से ढक कर रखें और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रखते कि पहरेदारों की नजर पड़े तो उन्हें शक ना हो। जून 1962 की वो रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गई। चारों को अपने कोठरियों की छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपने कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ आ गया था कि एलन का इस छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वह चिल्ला चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी है कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे हुए जूझते देखा तो उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया। उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागते हुए 3 कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर यह भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर नॉर्वे के एक जहाज ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और अल्काट्राज जेल को सूचित किया गया क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के कपड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था, इसलिए लाश किसकी थी यह सवाल ही रह गया। केस
FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में कैसे बचे और कहाँ गए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में यह केस को बंद कर दिया और वे तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। ऐसा कहकर केस क्लोज कर दिया गया। सालों तक इस मामलों का जवाब नहीं मिला और FBI के निष्कर्ष को सही मान लिया गया। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में अल्काट्राज जेल से भागे 2 एंजेलिन भाइयों का तीसरा भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिया था, जिनमें उसने बताया था कि उनके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वो उनके संपर्क में थे। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिसे ये मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगी, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जॉन एंजेलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों अल्काट्राज जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे की खबरें लेते रहे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लैरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डेकोटा के मिनाट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनाट में जांच कर पता लगाया गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यह चिट्ठी जॉन नहीं लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बाद आज तक यह केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है किसी को नहीं पता। अल्काट्राज जेल को 1963 में बंद कर दिया गया और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़े बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि उसे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए हों। जिम के मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। इस सवाल यह है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने लिखी थी और क्यों लिखी थी, और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियां चिट्ठी में कैसे दी? इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सालों तक उनसे जुड़ा कोई सूत्र ना होना अमेरिकी जैसे देश का सिस्टम और FBI जैसे जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, इसी के साथ द बिगेस्ट एस्केप ऑफ अल्काट्राज जेल की कहानी का खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आने वाले हैं।